फिल्म की शुरुआत 1917 के प्रथम विश्व युद्ध में शुरू होती है। जर्मनी और फ्रांस के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में कई युवा सैनिक पहले ही अपनी जान गंवा चुके हैं। दोस्तों, स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि जर्मन अपने शहीद हुए सैनिकों को दफनाने से पहले उनकी वर्दी उतार लेते हैं और धोने के लिए भेज दिया जाता है ताकि अगले सैनिकों की बैच उन्हें पहन सके। ऐसे ही परिस्थितियों को 3 साल बीत चुके हैं। अब हम 17 साल के लड़के पॉल बाउमर को देखते हैं जो अपने स्कूल के दोस्त एल्बर्ट, क्रॉप, फ्रांस मूलर और लुडविग के साथ इंपीरियल जर्मन सेना में अपना नाम दर्ज करवाने के आए हैं। एक दिन सभी लोग स्कूल के अधिकारी का देशभक्तिपूर्ण भाषण सुनते हैं, जिसके बाद उन्हें अपनी वर्दी दी जाती है। उनको यह नहीं पता है कि यह पिछली लड़ाई में शहीद हुए सैनिकों की है। युद्ध के मैदान की कठोर वास्तविकताओं और क्रूरता से बेखबर ये युवा लड़के युद्ध में जाने के लिए काफी उत्साहित है। अगले ही दिन लड़कों को उत्तरी फ्रांस की बॉर्डर पर तैनात किया जाता है। बेस पर जाते समय रास्ते में एक डॉक्टर उनका रास्ता रोकता है और कहता है कि घायल साथियों को अस्पताल पहुंचाने के लिए सैनिक अपना वाहन खाली कर दे। फिर सभी सैनिक युद्ध के मैदान में पैदल ही आगे बढ़ते हैं। लंबी सैर के बाद वे अपनी पोस्ट पर पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात अन्य सैनिकों और स्टेनिलॉस नाम के एक वाइस कमांडर से होती है। अपनी पहली रात के दौरान पॉल और एल्बर्ट को निगरानी रखने का काम सौंपा जाता है। थोड़ी देर बाद वे कदमों की आवाज सुनते हैं और सतर्क हो जाते हैं। इसलिए पॉल अपनी बंदूक उठाता है और किसी भी हलचल के संकेत के लिए क्षेत्र को स्कैन करता है। कुछ गड़बड़ी दिखने पर वह जल्दी से गोली चला देता है और अनजाने में ही उनकी लोकेशन एक्सपोज कर देता है। फिर क्या था, दुश्मन जवाबी कार्यवाही करता है और पॉल के सिर पर गोली मारता है, लेकिन सौभाग्य से उसका हेलमेट उसे गोली से बचा लेता है। अगले ही पल दुश्मनों द्वारा एक घातक हमला किया जाता है, जिससे सभी जर्मन सैनिकों को एक बंकर के अंदर शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जैसे ही हमला तेज होता है, पॉल और उसके दोस्त छिपने के लिए दौड़ते हैं, क्योंकि उनके पास दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए उन्नत हथियार नहीं है। युद्ध के बारे में लड़कों की आदर्श धारणा तब टूट जाती है जब वे इस गंभीर वास्तविकता को नजदीक से देखते हैं। इधर लगातार बमबारी के कारण बंकर ढह जाता है, जिससे कई सैनिक मलबे में फंस जाते हैं और कई मार जाते हैं। अब सुबह होने आई है। पॉल अभी भी मलबे के नीचे दबा हुआ है। उसके दोस्त उसे मलबे से बाहर निकालते हैं, लेकिन पॉल अभी भी सदमे में है। इसके बाद कमांडर स्टेनिलॉस आता है और पॉल को मरे हुए सैनिकों की गर्दन से पहचान टैग निकालने का काम सौंपा जाता है। उसी सैनिकों में वह अपने दोस्त लुडविग के शव को देखता है, जिसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर भी वह अपना कार्य जारी रखता है। इधर हम जर्मन राज्य सचिव एच बर्गर को जर्मन हाई कमान से मीटिंग करते हुए देखते हैं, जो बढ़ते नुकसान से थककर मित्र देशों के साथ युद्ध विराम के लिए हाई कमान को मनाने की कोशिश कर रहा है। अब पॉल समय के साथ युद्ध की कठोर वास्तविकता का आदी हो चुका है। एक दिन स्टेनिलॉस के साथ चलते समय वे जंगल के पास एक छोटे से खेत में जाते हैं। लंबे समय के बाद कुछ स्वादिष्ट खाने की इच्छा होने पर वे खेत से पशु चुराने की योजना बनाते हैं। स्टेनिलॉस परिसर में प्रवेश करता है, जबकि पॉल बाहर निगरानी रखता है। एक पालतू जानवर को सफलतापूर्वक चुराने के बाद वे तुरंत घटनास्थल से भाग जाते हैं। फिर वे बेस पर लौटते हैं और चुराया हुआ खाना पकाते हैं। एल्बर्ट, फ्रांस और जेडन नाम के अन्य सैनिक भी उनके साथ जुड़ते हैं। बहुत दिनों के बाद कुछ अच्छा खाना खाते हैं, खूब हंसी मजाक करते हैं और कुछ देर के लिए युद्ध की कड़वी हकीकत को भूल जाते हैं। अगली सुबह सैनिकों को उनके परिवारों से पत्र प्राप्त होते हैं। चूंकि स्टेनिलॉस अनपढ़ है, इसलिए वह पॉल से अपनी पत्नी का पत्र पढ़ने के लिए कहता है। पत्र में लिखा है कि वह स्टेनिलॉस को कितना याद करती है और उसकी इच्छा यह है कि वे अपने बेटे की कब्र पर एक साथ जाए। यह सुनने के बाद स्टेनिलॉस कहता है कि वह एक हारे हुए व्यक्ति की तरह महसूस करता है, क्योंकि उनका बेटा मरने से पहले काफी टाइम से बीमार था, लेकिन वह एक बार भी अपने बेटे से मिलने नहीं जा सका। इसके अलावा उसे चिंता भी यह है कि शांतिकालीन समाज में फिर से शामिल हो पाएगा क्या नहीं। अगले दिन पॉल, एल्बर्ट, फ्रांस, स्टेनिलॉस और जेडन को उन 60 सैनिकों का पता लगाने के लिए भेजा जाता है, जो फ्रांस के एक रेल ट्रैक के पास हुए हमले में लापता हो गए थे। खोज करते समय स्टेनिलॉस को फ्रांसीसियों द्वारा इस्तेमाल की गई जहरीली गैस के अवशेष का पता चलता है। यह संदेह करते हुए कि सैनिकों ने बचने के लिए इसी जगह में शरण ली होगी। सभी पास के एक गोदाम में जाते हैं। वे सावधानी पूर्वक क्षेत्र की खोज करते हैं और अंत में उन्हें एक कमरा मिलता है, जिसमें सभी 60 सैनिकों की बॉडी है।
इस भयावह दृश्य को देखने बाद हर कोई सन्न रह जाता है। स्टेनिलोस का कहना है कि सैनिकों की मौत जहरीली गैस की अत्यधिक मात्रा के कारण हुई होगी, भले ही उन्होंने गैस मास्क पहन रखे थे। दूसरी ओर एशबर्गर और कुछ अन्य जर्मन प्रतिनिधि युद्ध विराम चर्चा के लिए एक ट्रेन में सवार होते हैं। हालांकि फ्रेडरिक्स नाम का एक जनरल युद्ध विराम वार्ता के विचार का विरोध करता है। उसका मानना है कि फ्रांसीसी अनुचित शर्तें रखेंगे। उसे अभी भी उम्मीद है कि उन्नत उपकरणों की कमी के बावजूद जर्मनी युद्ध जीत सकता है। परिणाम स्वरूप जनरल फ्रेडरिक्स अपने आदमियों को फ्रांसीसी सेना के आने से पहले हमले की तैयारी करने का निर्देश देता है। उस रात एशबर्गर और प्रतिनिधि बेस पर पहुंचते हैं, जबकि पॉल की रेजिमेंट को फ्रांसीसियों पर हमला करने की तैयारी के लिए अग्रिम पंक्ति पर भेज दिया जाता है। अगली सुबह एशबर्गर के नेतृत्व में जर्मन प्रतिनिधि फ्रांसीसी प्रतिनिधियों से मिलते हैं। एशबर्गर युद्ध विराम का अनुरोध करता है। फ्रांसीसी सुप्रीम कमांडर एलाइड जर्मनों को मित्र राष्ट्रों द्वारा लगाई गई गैर पराक्रम्य शर्तों का स्वीकार करने के लिए 72 घंटे का समय देता है। हालांकि जब तक संधि पर हस्ताक्षर नहीं हो जाते, युद्ध निरंतर जारी रहेगा। इस बीच युद्ध के मैदान में जर्मन अग्रिम पंक्ति को सुरक्षित करने के लिए भयंकर नजदीकी लड़ाई में शामिल होकर हमला शुरू करते हैं। इधर फ्रांसीसी जर्मन सेना पर काबू पाने के लिए सेंट चामोट टैंक से कार्रवाई करते हैं, जिसमें जर्मन सैनिकों की गोलियां का प्रभाव न्यूनतम रह जाता है। इसके अलावा फ्रांसीसी सैनिक अपने दुश्मनों को जलाने के लिए उन्नत फ्लेम थ्रोवर का उपयोग करते हैं। इसमें बेचारा एल्बर्ट भी आग की लपटों में से एक बन जाता है। पॉल इस भयावह दृश्य को देखकर दहशत की लहर का अनुभव करता है। कमांडर पॉल को जितना संभव हो सके उतना गोला बारूद इकट्ठा करने और पीछे हटने का आदेश देता है। पॉल जल्दबाजी में जैसा कहा जाता है वैसा ही करता है और सुरक्षा की ओर भागना शुरू कर देता है। लेकिन दुर्भाग्य से रास्ते में वह नो मैंस लैंड में एक गड्ढे में गिर जाता है। अब दुश्मनों के करीब आने पर वह तेजी से कार्रवाई करता है और मरने का नाटक करता है, लेकिन उसे निराशा हुई जब उसने देखा कि उसके पीछे एक फ्रांसीसी सैनिक खड़ा है जो उस पर गोली चलाने के लिए तैयार है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो पॉल अपने अंत को प्राप्त करने जा रहा है, लेकिन तभी एक जर्मन कॉमरेड घटनास्थल पर आता है और फ्रांसीसी सैनिक को गोली मार देता है, जिससे वह उसी गड्ढे में गिर जाता है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए पॉल अपना चाकू पकड़ लेता है और फ्रांसीसी सैनिक पर बार बार वार करता है। जैसे ही पॉल उसे धीरे धीरे मरता हुआ देखता है, वह अपराध बोध से अभिभूत हो जाता है, इसलिए वह बेजान शरीर से माफी मांगता है। फ्रांसीसी सैनिक के सामान की खोज करते समय पॉल को सैनिक के परिवार की एक तस्वीर मिलती है। इससे उसका अपराध बोझ और भी बढ़ जाता है और वह एक बच्चे की तरह रोने लगता है। इधर ट्रेन में वापस जर्मन प्रतिनिधि बातचीत की शर्तों से गुजरते हैं, जो जर्मनी को घेरता हुआ प्रतीत होता है। इसलिए एक वरिष्ठ अधिकारी आपत्ति जताते हुए कहता है कि समझौते पर हस्ताक्षर करना आत्मसमर्पण के रूप में देखा जाएगा, बल्कि वह सम्मान के साथ युद्ध हारना पसंद करेंगे। हालांकि एशबर्गर कहता है कि निर्णय केवल जीत या हार का नहीं है, बल्कि उन हजारों युवा जर्मन सैनिकों पर आधारित है जो हताश होकर एक ऐसा युद्ध लड़ रहे हैं जो जीता नहीं जा सकता। उच्च सरकारी अधिकारियों को समझौते की प्रक्रिया भेजने के कुछ घंटों बाद एशबर्गर को मित्र देशों की शर्तों को स्वीकार करने के लिए फील्ड मार्शल से निर्देश प्राप्त होते हैं। इसके बाद दोनों देशों के प्रतिनिधि आगे की बातचीत के लिए मिलते हैं। एशबर्गर ने फ्रांसीसी प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि उनकी सरकार फ्रांस की शर्तों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगी। वह दो अन्य जर्मन प्रतिनिधियों के साथ अगले दिन सुबह ठीक 11 बजे प्रभावी होने वाले युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। इसके साथ ही फ्रांसीसी प्रतिनिधियों ने युद्ध समाप्ति की घोषणा की। दूसरी ओर पोल बेस पर वापस आता है और देखता है कि सैनिक युद्ध समाप्त होने की खुशी मना रहे हैं। आर्मी अस्पताल के अंदर वह जेडन को देखता है, जिसका पैर गंभीर रूप से घायल है। ऐसा लगता है कि मानो वह फिर कभी नहीं चल पाएगा। अगली सुबह जैसे ही पोल जागता है, वह स्टेनिलोस को खिड़की से बाहर देखता हुआ पाता है। पूछे जाने पर स्टेनिलोस कहता है कि युद्ध में आने के बाद यह सबसे शांतिपूर्ण दिन है, क्योंकि 4 वर्षों में पहली बार उन्होंने गोलियों की एक भी आवाज नहीं सुनी है। अपनी नई मिली आजादी का जश्न मनाने के लिए दोनों दोस्त एक बार फिर से खेत से चोरी करने का फैसला करते हैं। रास्ते में स्टेनिलोस उत्साहपूर्वक कहता है कि वह घर लौटने पर अपनी प्यारी पत्नी को कसकर गले लगाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। कुछ देर चलने के बाद वे अंत में एक खेत में पहुंच जाते हैं,
पॉल चुपचाप अंदर चला जाता है, जबकि स्टैनिलॉस पहरा देता है। पॉल को बतख के कुछ अंडे मिलते हैं और वह उन्हें अपनी जेब में रख लेता है, लेकिन उस दौरान उसे एक युवा लड़का पकड़ लेता है जो तुरंत अपने पिता को बुलाता है। बाद वाले को एहसास होता है कि उसे फिर से लूटा जा रहा है, इसलिए वह अपनी बंदूक उठाता है और पॉल पर गोली चला देता है, लेकिन सौभाग्य से दोनों सैनिक सुरक्षित बच निकलने में सफल रहते हैं। एक बार वह सुरक्षित दूरी पर पहुंचने पर वे अंडों को फोड़ते हैं और बारी बारी से खाते हैं। जैसे ही स्टैनिलॉस जंगल में रिसाव करने के लिए आगे बढ़ता है, खेत मालिक का बेटा अचानक पीछे से आता है और अपनी बंदूक का निशाना उस पर लगाता है। अगले ही पल पॉल को गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वह स्टैनिलॉस के पास भागता है, लेकिन उसे घायल पाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि गोली उसके पेट के दाहिने हिस्से में लगी है। भयभीत पॉल अपने घायल साथी को इलाज के लिए वापस बेस पर लाता है, लेकिन अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद अत्यधिक रक्त बह जाने के कारण स्टैनिलॉस की वहीं पर मौत हो जाती है। इससे पॉल टूट जाता है, क्योंकि उसने अब अपने सभी दोस्तों को खोते हुए देखा है। युद्ध ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया है। बाद में सभी सैनिकों को प्रांगण में इकट्ठा होने के लिए बुलाया जाता है, जहां जनरल फ्रेडरिक्स खबर देते हैं कि वे जल्द ही अपने परिवारों के पास लौट जाएंगे। हालांकि एक आश्चर्यजनक मोड़ में फ्रेडरिक्स जर्मन की जीत की इच्छा से प्रेरित होकर सुबह 11 बजे निर्धारित युद्ध विराम से ठीक पहले सुबह 11:10:45 को एक अंतिम हमला करने पर विचार साझा करता है। वह सैनिकों को युद्ध विराम प्रभावी होने से पहले क्षेत्र पर कब्जा करने का आदेश देता है, इस बात की परवाह किए बिना कि इससे जान माल का कितना नुकसान हो सकता है। अपनी आपत्तियों के बावजूद सैनिक उन उच्च आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर है। अगले सीन में सैनिक अनिच्छा से युद्ध के मैदान में वापस जाते हैं और आदेश के अनुसार ठीक सुबह के 10:45 पर हमला शुरू करते हैं। पॉल युद्ध में लगा हुआ है और यथासंभव अधिक से अधिक फ्रांसीसी को नष्ट कर रहा है। इसी अराजकता के बीच पॉल एक युवा सैनिक की जान बचाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में वह एक फ्रांसीसी सैनिक का निशाना बन जाता है। पॉल और फ्रांसीसी सैनिक दोनों एक बंकर में गिर जाते हैं। जैसे ही वे दोनों आमने सामने खड़े होते हैं, वे एक पल के लिए ठीक हो जाते हैं, उम्मीद करते हैं कि घड़ी में 11 बजेंगे। हालांकि उनकी मुठभेड़ के बीच जब एक अन्य फ्रांसीसी सैनिक ने पीछे से पॉल के दिल में चाकू से वार कर दिया। कुछ सेकंड बाद आधिकारिक तौर पर युद्ध विराम की घोषणा होती है और कमांडरों की युद्ध विराम चिल्लाने की आवाज हवा में गूंजती है। पॉल अपनी आखिरी ताकत के साथ युद्ध के अंत का आनंद लेता हुआ बंकर से लड़खड़ाता हुआ बाहर निकलता है। अंत में अपनी चोट के कारण दम तोड़ देता है। थोड़ी देर बाद एक नया आया हुआ जर्मन सैनिक, जिसे पॉल ने पहले बचाया था, जिसे शहीद हुए सैनिकों से पहचान टैग इकट्ठा करने का काम सौंपा गया है। जैसे ही वह अपना काम कर रहा होता है, उसे पॉल का बेजान कीचड़ में सना हुआ शरीर मिलता है। सम्मान के भाव में वह पॉल का रुमाल अपने गले में लपेट लेता है। हालांकि वह जर्मन सैनिक पॉल का पहचान टैग नहीं लेता, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु दर्ज नहीं की जा सकी। इसका मतलब यह है कि बहादुर पॉल आधिकारिक रिकॉर्ड में हमेशा के लिए अमर रहेगा। इसी के साथ यह फिल्म समाप्त होती है। दोस्तों, फिल्म की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।